is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So this video is going to be an introduction video for chapter number 11, that is direct and inverse proportion. So without wasting any time, let's start our introduction part. यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है, हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन विद अ वेरी क्यूट एंड लिटिल टॉपिक दैट इज प्रोपोर्शन. सो यहाँ पर हमारे पास है What is proportion? Definition given है. Proportion is a mathematical comparison between two ratios. So क्या है, जब हमारे पास ratios आप पहले पढ़ चुके हो, है ना. ratios का साइन होता है ये वाला, है ना, और proportion का साइन होता है ये, ठीक है. 1 for ratio and 2 pairs for proportion. So proportion is a mathematical comparison between two ratios. बेसिकली व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. यानी कि जब दो रेशियोज हमारी इक्वल होती हैं तो हम उसको प्रोपोर्शन कहते हैं. कहने का मतलब ये है कि प्रोपोर्शन का मतलब हमारा इज इक्वल टू भी होता है. ये मैंने आपको पहले बहुत छोटी सी बात में समझाया था. अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3:6 और एक है 4:8. और अगर मैंने आपसे ये कहा कि मुझे ये बताओ क्या ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं, दैट मीन्स अगर ये आपसे कोई कह रहा है कि प्रोपोर्शन में है, वो पूछ रहा है कि क्या ये दोनों रेशियोज का जो भी पार्ट आएगा वो इक्वल है या नहीं है. तो चलो करके देखते हैं. 3/6 एंड 4/8. सो 3 2s are 6, 4 2s are 8. सो आपने देखा कि इसका भी 1:2 है एंड इसका भी 1:2 है. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों रेशियोज हैं हमारी ये प्रोपोर्शन में है. दैट मीन्स ये दोनों रेशियोज हमारी इक्वल है. अब ऐसे में क्या होता है, देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं. हमें कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि 3-4 वैल्यूज, मतलब 3 वैल्यूज दी हैं एंड 4th वैल्यू हमसे पूछी गई है. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है 3:6 प्रोपोर्शन x:8. तो हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. सो ऐसे में हम क्या करेंगे, 3/6 ये इज इक्वल टू होता है, प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू x/8. ठीक है. सो 3 2s are 6. सो 1/2 इज इक्वल्स टू x/8. अब हमें क्या करना है, x को अलग करना है. सो 8/2 इज इक्वल्स टू x. सो कहने का मतलब है 2 4s are, यानी कि प्रोपोर्शन का जो यूज है वो वैल्यूज निकालने में भी होगा एंड डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर भी कैसे यूज करना है वो हम आगे देखते हैं. प्रोपोर्शन को अच्छे से समझने के बाद अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. मैंने बोला था वन बाय वन सबको समझेंगे. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हम स्टार्टिंग करते हैं. सो व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो बेसिकली टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ इंक्रीजिंग वन इंक्रीजेज द अदर और डिक्रीजिंग वन डिक्रीजेज द अदर इन सच अ वे दैट रेशियोज रिमेन सेम. इसका कहने का क्या मतलब है कि देखो सबसे बड़ी बात ना, आपको इसको याद रखना नहीं, मतलब वो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है. यहाँ पर देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट रिलेशन. किसी चीज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर एक चीज़ पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है तो वही फ़र्क दूसरी चीज़ पर भी पड़ेगा. तो यहाँ पर यही चीज़ है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी. ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. यानी कि x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2. भाई जो x1 का हाल है वही x2 का है, जो y1 का हाल है वही y2 का हाल है. ठीक है. और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, x/y इज ऑलवेज इक्वल्स टू k. यानी कि इनकी वैल्यू सेम रहती है. ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है. आप हमेशा ऐसे ही याद रखना, डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्ट रिलेशन. जैसे मान लो किसी चीज़ पे हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ पे अगर फ़र्क पड़ रहा है तो वही फ़र्क सेम दूसरी चीज़ पर पड़ना चाहिए. अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी. हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि मान लो मैंने लिए एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर करते हैं इसको. हमने लिए कुछ एप्पल्स, ठीक है, और हमने लिया अमाउंट. हमने लिए 5 एप्पल्स 300 रुपीज़ के. ठीक है, 5 एप्पल्स हमने 300 रुपीज़ के लिए. ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसको
आप ऐड ऑन करेंगे। ये एग्जाम्पल है। एप्पल्स लिए 5, अमाउंट हो गया 300। अब मेरा मन किया कि 10 एप्पल्स लेती हूँ, तो मुझे ये बताओ कि इसमें मतलब ये 10 एप्पल्स मुझे कितने के लगेंगे। सो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो कि ये अमाउंट ये हो रहा है, हमारा जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है। अब अगर ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 300 से बड़ी आएगी, मीन्स इंक्रीज होकर आएगी। सो हमने अभी जैसे कि यहाँ डायरेक्ट में पढ़ा x1 अपॉन y1, तो लगाते हैं हम। देखो ये हमारा हो गया x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2। ठीक है, सो वैल्यूज में पुट करते हैं x1 अपॉन y1। सो 5 अपॉन 300 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन x। ठीक है, अब 5 6 are 30 एंड 0, सो दैट मीन्स x इज 60 इंटू 10 इज 600। देखा वैल्यू हमारी क्या आई है, इंक्रीज होकर आई है, 300 से बड़ी वैल्यू आई है, दैट मीन्स ये हमारा x था एंड ये 600 आया है। सो अगर यहाँ पर देखो, हमने देखा कि हमारी अगर वैल्यू एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारी दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ऐसा ही है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसमें थोड़ी सी चेंजेस अलग है, मतलब कि वो थोड़ा सा अलग है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो उसको भी हम आगे चलकर समझ लेते हैं। So after discussing direct proportion, let's come to our next topic, that is inverse proportion. अब जैसा कि आप लोगों को नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट वाले से कुछ ऑपोजिट होंगी। सो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। Two quantities are in inverse proportion if increasing one decreases the other or decreasing one increases the other in such a way that their product remains constant। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज नाम के अंदर ही है। पहले हमने बात की थी डायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट में क्या था कि जो हमारे चेंजेस एक क्वांटिटी पर हो रहे हैं वो y क्वांटिटी पर भी होंगे, एंड जो हमारे चेंजेस मतलब वहाँ सेम चल रहा था। एंड वहाँ पर एक चीज़ और थी, वहाँ पर हम लोग रेशियोज की बात कर रहे थे, वहाँ रेशियो सेम थी बट यहाँ पर प्रोडक्ट सेम है। चलो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा सो दैट मीन्स x इज, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि x जो है वो क्या होगा 1 अपॉन वाई के, और मतलब कि y का ऑपोजिट होगा x। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है, प्रोडक्ट बोला है, सो x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2 इज इक्वल्स टू x3 इंटू y3 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या मतलब कितने और क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बारे में भी बात कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेशन को समझ रहे हैं, इंक्रीजिंग वन डिक्रीजेज द अदर, यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स वो जो भी उसका असर होगा वो दूसरी वाली जो क्वांटिटी है उस पर ऑपोजिट वे में होगा। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, अगर एक वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। अब आप लोगों का सबसे मेन क्वेश्चन होगा कि मैम हमें पता कैसे लगेगा कि हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बात करनी है या इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में। सो वो आपको पूरी टेबल में प्रोवाइड करूँगी एंड समझाऊंगी भी उसके अंदर चीज़ें, बट पहले इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको इतना तो क्लियर हुआ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या था, हम लोग रेशियोज़ के बारे में बात कर रहे थे एंड उसके अंदर जो भी चेंजेस होते थे वो दोनों क्वांटिटी पर सेम हो रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर जो एक तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें कि जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा दोनों क्वांटिटीज़ का, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है ऑपोजिट चीज़ें होंगी। इफ़ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग देन अदर वन विल डिक्रीज, एंड इफ वन इज डिक्रीजिंग देन अदर वन विल इंक्रीज। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल एप्पल्स लिए मैंने एंड अमाउंट। सो मैंने एप्पल्स लिए, मान लेते हैं मैंने 10 एप्पल्स लिए, कितने 300 रुपीज़ के या 600 रुपीज़ के मैंने 10 एप्पल्स ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 6 एप्पल्स लेने हैं एंड मुझे नहीं पता वो कितने के आएंगे। अब यहाँ पर आप अगर एक चीज़ समझ पा रहे हो तो ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मैं 10 से 6 पर आ गई हूँ।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अमाउंट है 600 एप्पल्स 10 के हैं एंड ये हमारे पास हमें नहीं पता कि 6 एप्पल्स कितने के हैं। अच्छा यहाँ पर तो मुझे पता है कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, तो यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ डायरेक्ट का, बट एग्जाम में कैसे पता करना है वो टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगी। सो यहाँ पर हम पहले इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो x1 सबसे पहले मार्क करो, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है एंड ये y2 है। अब हमारे पास है x1 इंटू y1, सो 10 इंटू 600 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2, 6 इंटू x। अब हमें क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, सो 10 इंटू 600 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू x, सो 6 1 ज़र 6 0, दैट मीन्स 1000। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये x की वैल्यू कितनी आई है 1000। अब एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है बट दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ऑपोजिट हो रहा है। सो ये यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा है, सो इसीलिए क्या है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम समझते हैं कि हमें कैसे पता लगाना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दे आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ लेट्स डिस्कस आवर लास्ट पार्ट। यहाँ पर वैसे तो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट ये एक समरी टेबल है जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कि कब पता लगेगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, बिकॉज एग्जाम में वो मेंशन नहीं करेंगे क्वेश्चंस के अंदर कि इनवर्स प्रोपोर्शन से निकालना है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। तो यहाँ पर हमारे पास ए पार्ट है, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। अब आप ये मुझे बताओ, आपने माइंड में करना है ये सब चीजें कि बोथ इंक्रीज और डिक्रीज कौन से केस में है, यानी कि दोनों क्वांटिटीज पे इक्वल असर होता है। दैट मीन्स अगर वन इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, वन डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। सो ऐसा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होता है। नेक्स्ट, वन इंक्रीज एंड वन डिक्रीज। अब एक डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है, यानी कि वाइस वर्सा किस में होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा एंड यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। रेशियो इज कांस्टेंट। रेशियो की बात किस में की गई थी, डायरेक्ट में की गई थी। सो यहाँ पर रेशियो की बात बिल्कुल सच है, बट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होती है। प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट की बात इनवर्स में की गई थी, सो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, इनवर्स में, डायरेक्ट में नहीं होगा। सो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, इनसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको पता लगेगा कि मतलब क्वेश्चन के अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात हो रही है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। यहाँ पर एक चीज और आप मेंशन करोगे, मतलब मैं मेंशन कर देती हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट के अंदर बोथ क्वांटिटीज मूव्स इन सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर एक x क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो y क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। बोथ क्वांटिटी मूव इन सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पर इनवर्स में क्या होता है, बोथ क्वांटिटीज मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज भी आपको बहुत हेल्प करेगी याद करने में, ये समझने में कि कब इनवर्स एंड कब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको और ज्यादा इजी लैंग्वेज करनी है तो कैसे याद रखोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, देखो डायरेक्ट के अंदर मैं यहाँ कर देती हूँ, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। सो ये क्या है, ये हमारी ऐसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर जाके ये चीजें सॉल्व होंगी। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई रूल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये होता है प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्यों, x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2। अच्छा यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2
एंड सो ऑन, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितनी क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट जितनी भी क्वांटिटीज होंगी सबका प्रोडक्ट इक्वल ही होगा. So this was all for introduction video of chapter number 11. Now we'll see you in next video in which we will be starting exercise part and we will be doing questions there. So now we'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon, also share this video.